नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवस्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ रही है उसी तरीके से भारत पर जो विदेशी कर्ज भी है वो 7 वर्षों में इस बार बढ़कर सबसे तेजी से जो है कि बढ़ा है। और ये टोटल जो कर्जा हो चुका है भारत के ऊपर वो हो चुका है 736 बिलियन का, यानी कि 736 बिलियन डॉलर का ये जो है कि कर्जा हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना खतरा है और ये भारत के आम लोगों को किस तरीके से इफेक्ट करता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे क्या हो गया, मतलब इतना हो गया तो देश में तो सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, तो इसका असर कब तक दिखता है। ये सारी चीजें मतलब कर्जा ज्यादा होगा तो इसका जो असर होगा वो कुछ दिन बाद दिखता है। तो इसलिए इन सारी चीजों को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, साथियों चैनल की रीच थोड़ी सी डाउन जा चुकी है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये और भी लोगों को जानने के लिए अच्छी चीज है। ठीक है, तो इसको शेयर भी करिएगा, बाकी आप लोग की जैसी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा ये कवर किया गया है कि इंडियन एक्सटर्नल डेब्ट रोज टू एट फास्टेस्ट पेस इन 7 ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह जो है कि रिपोर्ट किया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह 7 सालों से जो है कि ज्यादा मतलब सबसे अधिक जो है कि तेजी से बढ़ा है कर्ज इसमें, जो भारत का है एक्सटर्नल कर्ज। अब ये बाह्य ऋण है क्या, तो देखिए बाह्य ऋण से तात्पर्य उन सभी बकाया कर्जों का है और जो देनदारियां हैं उनका है जो भारतीय निवासियों, जो जैसे कि सरकार, कंपनियां, बैंक परिवार या फिर जो गैर निवासी बकाया है वो सारा है। इसमें शामिल क्या क्या होता है, तो देखिए पहला तो होता है जो सरकारी उधार, यानी कि जो सरकार उधार लेती है द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय संस्थाओं से बॉन्ड के जरिए या फिर संप्रभु ऋण के जरिए, तो ये एक उधार होता है। दूसरा होता है निजी क्षेत्रों के उधार। मान लीजिए कि कोई निजी कंपनी उधार ले रही है विदेश से, तो वो होता है वाणिज्यिक ऋण जिसको बोला जाता है, या फिर वो बॉन्ड के रूप में लेता है, या फिर वाणिज्यिक उधार जो होता है आईसीबी। तो इन सारी तरीकों का एक होता है। तीसरा होता है एनआरआई की जमा पूंजी, यानी कि जो एनआरआई होते हैं, विदेशी होते हैं, जो कि भारतीय बैंकों में भारतीय प्रवासियों द्वारा यह जो है कि धन जमा किया जाता है, तो यह एक होता है। चौथा होता है अल्पकालिक व्यापार ऋण। जो चौथा प्रकार का कर्ज होता है वो उसको कहते हैं अल्पकालिक व्यापार ऋण, यानी कि कम समय में, मान लीजिए कि 1 वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाला ऋण होता है कि कोई आदमी है वो 1 वर्ष के भीतर उसको आप जो पैसा उससे लिए हैं वो रिटर्न करेंगे, तो उसको अल्पकालिक कहा जाता है। और यह अक्सर जो है कि आयात या फिर जो निर्यात से जुड़े मामले होते हैं उसमें लिया जाता है। साथियों वित्त वर्ष 2025 के लिए डेटा हाइलाइट्स की अगर बात करें तो देखिए आप यहाँ पर कि बाह्य का स्टॉक जो है, जो बाह्य ऋण का स्टॉक है, यानी कि बाहरी कर्जे का जो स्टॉक है मार्च 2025 में मार्च 2024 के 6.6 मतलब 668.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर यह 736.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि आप यहाँ पर देखिए लगभग 67.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें जो है कि वृद्धि हो गया। यानी कि अब वृद्धि कितनी हो गई, तो लगभग 10.1% की यहाँ पर वृद्धि हो गई। यह वित्त वर्ष 2018 के बाद सबसे तेज वार्षिक वृद्धि जो है कि दर्ज की गई है। दूसरा है कि रुपए के संदर्भ में, देखिए रुपए के संदर्भ का अर्थ है कि रुपया जिस समय लिया गया था, मान लीजिए उस समय 80 रुपए रहा होगा, तो अब जो है ये हो गया है 88 रुपए। तो मान लीजिए जो उस समय अगर आप $100 लिए थे तो आपको अगर मतलब पे करना है $100, तो आप $1.80 का आपको पड़ रहा है, तो आप इस हिसाब से पे करेंगे। लेकिन अब $1 के लिए अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो 88 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये कॉस्टली हुआ ना, पर डॉलर 8 रुपया आपको जो है कि यह महंगा पड़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रुपए के हिसाब से यह कर्जा जो है 63 ट्रिलियन यानी कि 63 लाख करोड़ का हो चुका है। साथियों उच्च उधारी और रुपए के अवमूल्यन के कारण वर्ष दर वर्ष लगभग यह 13% की वृद्धि है। यानी कि अगर डॉलर के मुकाबले देखें तो यह 10.1% है, और वहीं अगर
या रुपए के हिसाब से देखेंगे तो ये 13% की वृद्धि है। अब साथियों ऋण से यानी कि कर्ज से जीडीपी का अनुपात अगर देखा जाए तो 18.5% वित्त वर्ष 2024 में था, जो कि बढ़कर 19.1% वित्त वर्ष 25 में हो चुका है। ये आपको महज 0.6 का फासला दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है कि डिफरेंस है। ये जो नंबर्स ऑफ मतलब पैसे का जो यहाँ पर वैल्यू है उस हिसाब से बहुत ज्यादा 0.6% भी यहाँ पर मैटर करता है। साथियों यह दर्शाता है कि बाह्य ऋण जो बाह्य दायित्व तो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जो है कि यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। इसको कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए कि आपकी इनकम $100 है, कर्जा $100 है, आपकी जीडीपी मतलब कि $1000 है, तो आप यहाँ से इसको कट करने के बाद मान लीजिए 2 जीरो कट गया, ये हो गया 1/10 और इसमें आप गुना कर दीजिए 100 का, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 10%। तो इस तरीके से इसको जो है कि निकाला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाह्य ऋण में वृद्धि का जो विवरण है वो क्या है। तो देखिए वाणिज्यिक उधार सबसे पहला जो इसमें है वो है कि वाणिज्यिक उधार यह 41.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर चालक के रूप में निकल कर आया है। यही जो है कि सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक उधार है वही इसमें सबसे अहम रोल निभा रहा है, जो कि 41.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। वहीं एनआरआई का जो जमा है, मतलब जो लोग विदेशी हैं वो भारत के बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं। वहीं जो अल्प अवधि का ऋण है जो कि करीबन 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक यहाँ पर जो है कि पहुंच चुका है। और साथियों अगर मानिए तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक ऋण है ना वो यही होता है जो कम समय में आपको कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप इसको फिर चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं और फिर आप उसको चुकाते हैं, तो फिर वो जो है कि यहाँ पर पेंडिंग रह जाता है। मान लीजिए जैसे अभी जापान से या फिर किसी और देश से आप कर्जा लेंगे तो वह करीबन 30 साल खातिर 40 वर्ष के लिए आप इतनी अवधि के लिए लेंगे, लेकिन ये जो होता है अल्पकालिक ये सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है, तो ये जो ज्यादा खतरनाक होता है, जीडीपी पे ये ज्यादा असर देता है। वहीं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण की बात करें तो ये इसमें जो है कि मामूली सी वृद्धि हुई है। वहीं अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अल्पकालिक ऋण की बात करें तो ये 303.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि कुल लगभग 41% है, जो कि 285 बिलियन अमेरिकी डॉलर से यहाँ पर अधिक हो चुका है। वहीं वैश्विक झटके की स्थिति में अधिक रोल ओवर जो है कि इसी का जो है कि मतलब ज्यादा यहाँ पर दिक्कत करने का आशंका रहता है। अब बात करें कि बाहरी ऋण इतनी तेजी से यह बढ़ क्यों रहा है, ये कर्जा इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए इसमें सरकार की कुछ अपनी योजनाएं हैं और जो उनका यहाँ पर मतलब उनके द्वारा की गई नीतियां हैं जो लागू की गई हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अहम निकल कर आता है रोल वो है उच्च चालू खाता घाटा, जो कि सीएडी होता है। भारत का आयात बिल, जैसे कि भारत जो है कच्चा तेल मंगाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सोना मंगाता है यह उच्च बन रहा है, यानी कि जो भारत आयात कर रहा है इसमें ज्यादा खर्चा हो जा रहा है और इसके वजह से व्यापार घाटा जो है कि यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि सीएडी वित्तीय पोषण एफडीआई प्रवाह की तुलना में ऋण पर अधिक निर्भर था। साथियों दूसरा है विदेश में कारपोरेट उधार। विदेश में जो कारपोरेट का उधार है, जैसे कि घरेलू ऋण लागत दबाव के बीच भारतीय कंपनियों ने सस्ते विदेशी ऋण जैसे कि ईसीबी या फिर बॉन्ड का लाभ उठाया, यानी कि जो भारत की कंपनियां हैं ये भारत से कर्जा लेने की जगह इनको सस्ते ब्याज दर पर विदेश से कर्जा मिलता है, तो ये लोग वहां से ले लेते हैं कर्जा, तो इसके वजह से यहाँ पर बढ़ता है। तीसरा है कि वैश्विक बाजार की स्थिति, सख्त वैश्विक मौद्रिक नीति के बावजूद भी भारत को स्थिर माना गया है और मतलब कि लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि भारत जो है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रहा है, भारत में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम भारत में निवेश करते हैं या भारत को उधार देते हैं तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, तो इसके वजह से वो लोग भारत में जो है कि निवेशक जो है वो भारत में निवेश कर देते हैं। वहीं तीसरा है एनआरआई का जमा पैसा, यानी कि आकर्षक जमा योजनाओं जैसे कि एफसीएनआर और एनआरआई जमा ने प्रवासी समुदाय से धन आकर्षित किया, यानी कि जो भारत की जमा योजनाएं हैं वो विदेशियों को ज्यादा यहाँ पर जो एनआरआई हैं उनको आकर्षित करती है और वो यहाँ पर अपना पैसा जमा करते हैं। वहीं रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव, देखिए भले ही उधार ली गई वस्तु वास्तविक राशि जो है उतनी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जो कर्ज है वो डॉलर के मुकाबले
इसका जो है कि मूल्य बढ़ा है, डॉलर का मूल्य बढ़ा है क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है। तो अब वही जो एग्जांपल मैं पीछे आपको दे रहा था कि पहले मान लीजिए कि 80 रुपए देने पड़ते थे, अगर आप $1 मान लीजिए लिए हुए हैं, आप $1 लिए हुए हैं तो $1 चुकाने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अब आपको कितना देना पड़ेगा, तो अब आपको इसी $1 का 88 रुपया देना पड़ेगा। तो इसके वजह से ये 8 रुपए तो महंगा पड़ गया ना, तो यही दिक्कत है। वहीं अब बात करें कि जोखिम और चिंताएं क्या है, तो देखिए विदेशी मुद्रा जोखिम क्या है, तो यह ज्यादा कर्ज का मतलब है कि डॉलर की चाल ज्यादा जोखिम है, और अगर रुपया और कमजोर होता है तो रुपए के हिसाब से पुनर्भुगतान की लागत यहाँ पर बढ़ जाएगी। यानी कि विदेशी मुद्रा का जो जोखिम है उसमें डॉलर जो है कि मजबूत चल रहा है, और अगर इसी तरीके से रुपया कमजोर होता गया तो इसमें जो पैसा भुगतान करने का होता है वो यहाँ पर ज्यादा करना पड़ेगा और भारत को फिर से यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। वहीं रोल ओवर जोखिम की बात करें जो कि अल्पकालिक ऋण पर है, तो लगभग 41% ऋण 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व होने के साथ भारत निरंतर पुनरावृत्ति पर निर्भर है। यानी कि भारत जो कर्ज लिया है जो कम समय के लिए है, 1 साल से कम में, तो उसको पे करने के लिए फिर भारत दूसरा कर्ज लेता है और फिर उसको पे करता है, उसके बाद फिर दूसरा कर्ज लेता है उसको पे करने के लिए। तो इस तरीके से यह जो है कि, और यह थोड़ा बहुत नहीं है, ये 41% है भारत के कुल ऋण का। तो इसके वजह से भारत को दिक्कत होगी। साथ ही वैश्विक झटके भी लग सकते हैं, जैसे कि जैसे फेड ब्याज दरों में वृद्धि होना, या फिर तेल की कीमतों में उछाल होना, या भू राजनीतिक तनाव बढ़ना जैसे टैरिफ वगैरह वाला, तो पुनरावृत्ति को यह बाधित कर सकते हैं। वहीं अब बात करें उच्च ब्याज लागत की, तो वाणिज्यिक उधारी का बढ़ता हिस्सा बहुपक्षीय कंपनियों के रियायती ऋण की तुलना में यह यहाँ पर अधिक महंगा पड़ेगा। वहीं ऋण स्थिति की बात करें तो ऋण यानी कि कर्ज जीडीपी के अनुपात में अभी चिंताजनक नहीं है, यानी कि 19.1% है, जो कि चिंताजनक नहीं है। लेकिन इसकी वृद्धि की जो गति है, मतलब ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है, यह खतरे की घंटी बजा रही है। यानी कि अभी जो कर्जा है वो भारत के लिए उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जिस हिसाब से जिस तेजी से बढ़ रहा है वो खतरनाक चीज है। और अगर जीडीपी वृद्धि धीमी हो जाती है तो अनुपात तेजी से बिगड़ सकता है। यानी कि अगर जीडीपी की वृद्धि में जो लोग आप लोग सुन रहे हैं ना कि हम इतने ट्रिलियन की दुनिया में इतने नंबर की जो है कि जीडीपी बन गए, हमारी अर्थव्यवस्था इतने नंबर पर आ गई, तो वो भारत की मजबूरी भी है। अगर भारत उतने पे नहीं रहेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था मतलब सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो वो भारत की क्या कहते हैं यहाँ पर उपलब्धि नहीं, मजबूरी है। वहीं बात करें कि शांत करने वाले कारक क्या है, कि मतलब भारत को संतोष देने वाले कारक क्या है, तो देखिए मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के पास अभी लगभग 670 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर जो है कि मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि कितना 90% से अधिक है बाय कर्जे के। तो ये उसको जो है कि कवर कर लेगा और इससे जो है कि सुरक्षा प्रदान है, मतलब ये प्रदान कर रहा है, जिससे खतरा यहाँ पर कम है। वहीं जो कर्ज सेवा अनुपात है जिसको कि डीएसआर बोला जाता है, इसमें मामूली सुधार हुआ है, जिसका अर्थ है कि निर्यात और प्रेषण में भारत की आय दायित्वों को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है। और वहीं अगर विविध उधार स्रोत की बात करें, जैसे कि वाणिज्यिक, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय और एनआरआई जमाओं का मिश्रण संकेंद्रण जोखिम जो है कि यहाँ पर कम करता है, क्योंकि मतलब भारत जो है किसी एक सेक्टर में पैसा बहुत ज्यादा लेके नहीं रखा हुआ है, यह कई जो है कि सेक्टर में लिया हुआ है। तो मान लीजिए किसी एक में ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो एक में दिक्कत होगी, बाकी सब जो है कि सेटल रहेगा, तो इससे जो है कि कर्जा का मतलब जो जोखिम है वो कम होता है। वहीं जो मैक्रो स्थिति है कि भारत के उच्च विकास दर वित्त वर्ष 2025 में 6.5% से ऊपर की जो है कि उम्मीद है कितनी तेजी से बढ़ेगी, तो यह ऋण की स्थिति को भी समर्थन यहाँ पर करती है। आप सभी लोगों का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की अपनी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।